नमस्ते बच्चों, आप सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज शनिवार है और आज के लिए आशी का दिन निर्धारित हुआ है कि वो अपना विषय हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगी। आशा है कि उन्होंने बड़े अच्छे से अपना विषय तैयार किया होगा। हम सब लोग भी उत्सुक हैं जानने के लिए, समझने के लिए। तो सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनेंगे और समीक्षा के लिए अपनी कॉपी लेकर बैठेंगे, नोट करते रहेंगे, जिससे कि ये पता चलता रहे कि आशी को अभी कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहाँ बहुत अच्छा बोला है, कहाँ कमजोरियां हैं। तो सभी लोग अच्छे से समीक्षा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं आशी को आमंत्रित करता हूँ। जी आशी बोलिए। जी धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। तो आज मेरी बोलने की बारी है। तो मैंने आज एक टॉपिक चूज किया है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोग से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप सभी गाने सुनते हैं क्या? जी जी, तो इसी पर मेरा भी टॉपिक है। मैंने टॉपिक लिया है संगीत। ये जो हम नॉर्मली टॉपिक लेते हैं उससे थोड़ा अलग है, लेकिन मैं इस पर बात करना चाहती थी क्योंकि मतलब संगीत का मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। तो सबसे पहले हम संगीत से शुरू करते हैं कि संगीत होता क्या है। तो संगीत हम उसे कहते हैं जैसे एक कोई धुन हो और उसमें हम शब्द डालें जो अम, कोई भाव प्रकट करे या हमारे जो फीलिंग्स है वो दर्शाए या कोई स्पेसिफिक मीनिंग दिखाए, तो हम उसे संगीत कह सकते हैं। और संगीत तो बहुत सारी प्रकार के होते हैं। जैसे भारत की देख लें तो क्लासिकल होता है, उसमें भी साउथ की अलग म्यूजिक होती है, साउथ की अलग संगीत होती है, नॉर्थ की अलग होती है। तो संगीत एक ऐसी चीज है जो हम सब हमारे कल्चर को भी दिखाता है, हमारे संस्कृति का भी परिचय देता है। और एक फिर से प्रश्न, आप लोग किनके संगीत सुनते हैं? मतलब आपका कोई पसंदीदा गायक होगा, कोई पसंदीदा सिंगर होगा। आप आराध्या, आप बता सकते हैं आपके फेवरेट सिंगर कौन है? अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल। हेलो जी, ये दोनों तो मतलब बहुत बड़े गायक हैं। और आचार्य जी आप? कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद अजीज, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश जी, ढेर सारे हैं, पर ये सबसे प्रिय गायक हैं। ये इतने सारे प्रिय ही है। हाँ, अब इनमें क्या हम ऊपर नीचे करें, सब प्रिय हैं, सब अच्छे हैं। जी, तो आप लोग भी देख सकते हैं कि आपके खुद के जीवन में जो संगीत है बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि संगीत के प्रकार क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लासिकल म्यूजिक। इसमें जैसे हम देख लें हमारे भारत की क्लासिकल म्यूजिक, तो जो मतलब पुराने ज़माने की, जैसे पुराने ज़माने के जो किशोर कुमार या इन लोग के गाने को हम क्लासिकल नहीं बोल सकते, लेकिन जो उससे भी पहले के जैसे जो सारे गामा ऐसे स्वर के गाने होते थे पहले, तो हम इसे क्लासिकल म्यूजिक बोल सकते हैं। और उसी उसी पर हम जो क्लासिकल नृत्य है, उसी पर वो डांस होता है। तो एक ये प्रकार है। फिर आता है पॉप म्यूजिक, जो आजकल बहुत फेमस है। जो वेस्टर्न म्यूजिक होता है वो हम पॉप म्यूजिक बोल सकते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं। तो मोटे मोटे में जो मेन है वो आते हैं क्लासिकल म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक, और और भी बहुत सारे प्रकार हैं। इन पर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं। अब हम आते हैं संगीत के एडवांटेजेस पर। तो हम देख सकते हैं कि
संगीत, जैसे मैंने बोला, संगीत हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और आपने शायद सुना होगा कि इनका जो प्रयोग है वो थेरेपी में भी किया जाता है। जिन लोग का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता या जिन लोग को कोई बीमारी होती है, संगीत का प्रयोग उन्हें ठीक करने में भी किया जाता है। जैसे मैंने इस टॉपिक को तैयार करते समय देखा था कि एक बीमारी होती है अल्जाइमर। तो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी स्मरण शक्ति खो देता है, मतलब वो छोटी छोटी बातें भूलता है। तो इसको ठीक करने में भी संगीत का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी मेमोरी को बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। फिर ये हमारे इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि जैसे जैसा भी आपका मूड हो आप वैसे ही गाने सुनेंगे। अगर आप खुश हैं तो मुझे नहीं लगता कोई रोने धोने वाला गाना लगाएगा। तो जैसे आपके मूड है उसी प्रकार से हम गाने भी सुनते हैं, और वैसे ही गाने हमारे जो इमोशंस है उसे एक्सप्रेस करते हैं। और जैसे मेरे पिताश्री बोलते हैं एक बात कि मुझे दुखी म्यूजिक सुनना अच्छा नहीं लगता या सैड म्यूजिक अच्छा नहीं लगता। म्यूजिक हमें खुश करने के लिए है। ये बात मतलब मुझे उतनी सही नहीं लगती, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूजिक हर प्रकार का होता है। वो जरूरी नहीं है कि वो मतलब एकदम खुश खुश हो या एकदम दुखी हो। जैसा हमारा इमोशंस है या जैसे हम फील कर रहे हैं, म्यूजिक उसे दर्शाना चाहिए। तो और म्यूजिक स्ट्रेस रिलीव करने में भी हेल्प करता है। जैसे अभी तो हम बहुत छोटे हैं, लेकिन आगे जब हम जाएंगे हमारे जीवन में तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी कठिनाई आएंगी। हम ऑफिस में अगर रहेंगे तो वहां पे भी बॉस का प्रेशर या फिर जो पीयर प्रेशर होता है स्कूल में भी, लेकिन ऑफिस में वो और बढ़कर होता है। तो इन सब को भी रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए संगीत अगर हमें आती है तो ये भी हम हमारी बहुत सहायता करता है। फिर संगीत से हम इंस्पिरेशन मतलब हमें प्रेरणा भी मिल सकती है कि जैसे आजकल बहुत लोग अपने गाने के माध्यम से किसी स्पेसिफिक बात को बढ़ावा देते हैं। जैसे आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के गाने आते हैं या फिर धरती को बचाने के गाने आते हैं। तो गाना हमारे मतलब इंस्पिरेशन के लिए भी काम आता है। फिर जैसा मैंने कहा हमारे संस्कृति को भी दर्शाता है। और एक मिनट जी, क्षमा कीजिए। और भी इनके बहुत सारे लाभ है। अब हम जैसे संगीत तो हमें लगता है अच्छा है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि संगीत के माध्यम से बहुत लोग कोई बुरा मैसेज भी देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आजकल गाने में क्या डाल रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि गाना अच्छे होने चाहिए, शुभ होने चाहिए। जैसे हमारे जो गायत्री मंत्र है या श्लोक है या जो हमारे इतिहास की भी कुछ चीज है, तो हम उन्हें गाने में गाते हैं। जैसे गायत्री मंत्र को भी हम एक धुन में गाते हैं। तो मतलब हम समझते हैं कि जो संगीत है वो एक अच्छी चीज होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग अपने गाने में लिरिक्स ऐसे ऐसे डाल रहे हैं जिससे बुरा बुरा प्रभाव जाए। एग्रेसिव मतलब हिंसाकारी लिरिक्स डाल रहे हैं लोग आजकल। और ऐसे संगीत जो शब्द है जो अच्छा होता था, अब उस नाम को हम मतलब जो आजकल आर्टिस्ट हैं वो खराब कर रहे हैं। तो एक ये बात है कि अगर हम लोग भी इसका ध्यान दें जब हम गाने सुनते हैं, या फिर अगर हमारे आसपास छोटे बच्चे हों, जैसे उन्हें उन्हें तो जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम बड़े, हम उनसे कंपैरिजन में तो हम बड़े ही हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर वो गाने भी सुने तो उसका प्रभाव अच्छा होना चाहिए। और अगर हम किसी और भाषा के भी गाने सुने, जैसे आजकल के पॉप बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है,
मतलब जो दक्षिण कोरिया के जो गाने हैं वो अभी बहुत फेमस हो रहे हैं। तो अगर हम वैसे भी गाने सुने, उसमें कोई आपत्ति नहीं, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो उनके लिरिक्स हैं वो अच्छे हैं और हम पर कोई बुरा प्रभाव न डाले। फिर हम देखेंगे कि जो म्यूजिक है वो आज के समय में कैसे यूज होता है। तो आजकल मूवीज में या ऐसे कई जगह पर हम म्यूजिक का प्रयोग करते हैं। जैसे मूवीज में हम देखें तो उनमें वो डाला जाता है कि जो मूवी में पूरा एक कहानी वो लोग डालते हैं, लेकिन थोड़ा उसे अलग करने के लिए संगीत को डाला जाता है ताकि जो ऑडियंस है वो बोर ना हो। फिर जब लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं या किसी चीज का प्रचार करते हैं तो उसमें भी संगीत का प्रयोग होता है ताकि वो और अट्रैक्टिव बने और वो और लोगों का जो अटेंशन है वो और पा सकें। फिर जो हम रिलीजियस मतलब जो अम, आचार्य जी रिलीजियस को हिंदी में क्या बोलेंगे? धर्म, संप्रदाय। जो धर्म की जो हम पूजा पाठ करते हैं वो सब भी एक संगीत के रूप में ही हम करते हैं कि वो और मतलब कैची होता है और अटेंशन देता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो संगीत का प्रयोग उसमें भी किया जाता है। फिर आजकल संगीत का प्रयोग स्पोर्ट्स में भी किया जा रहा है। जैसे फुटबॉल में मैंने देखा है कि वो एक थीम सॉन्ग होता है ताकि जो प्लेयर्स हैं उनका जो अम, उन्हें मोटिवेट किया जा सके। तो ऐसे इन इन जगहों पर संगीत का प्रयोग किया जाता है। फिर जो मैंने देखा कि साइंटिफिक रिसर्च किया था, मैंने चेक किया था कि म्यूजिक से और क्या क्या होता है। तो मुझे पता चला कि इससे हम अपना मूड अपलिफ्टमेंट में भी ये काम करता है कि जैसे अगर हम दुखी हों तो अगर हमें अपना मूड ठीक करना है तो गाना सुनने से गाने सुनने से हमारा मूड और ठीक हो सकता है। और ये कई सारी स्टडी भी दिखाते हैं कि बहुत लोगों का मूड गाने सुनने से और अच्छा हुआ है। फिर एक और हम सभी के लिए ये अच्छी चीज है कि अगर हम अच्छे गाने सुनेंगे तो ये भी रिसर्च में देखा गया है कि जो बच्चे हैं अगर गाने सुनने से उनका जो एकेडमिकली इम्प्रूव भी होता है। ये ऐसे नहीं कि हम बस गाने सुनिए और पढ़ाई ना करें, ऐसे नहीं। हम मतलब गाना सुनना थोड़ा और हेल्प करता है कि हमारी मेमोरी बढ़ाने में भी हेल्प करता है और भी बाकी सारी चीजें हैं। फिर आजकल हम देख सकते हैं बहुत लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, तो इसमें भी ये हेल्प कर सकता है। म्यूजिक थेरेपी एक चीज है जो आजकल करवाई जाती है लोगों का जो बीमारी है वो ठीक करने के लिए। साइकोलॉजिकल जो डिजीज है होते हैं उनमें म्यूजिक थेरेपी का यूज किया जाता है। फिर पेन रिलीफ में भी किया जाता है ताकि जो पेशेंट है उसका मनोबल और बढ़ाया जा सके, फिर उसका मूड ठीक किया जा सके। तो ऐसे कई जगहों पर म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं, मतलब मैं अब बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में म्यूजिक मैं कैसे जोड़ती हूँ। तो आप सभी लोग को शायद पता होगा कि मैं कीबोर्ड बजाती हूँ। तो मुझे लगता है कि हम सभी को एक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए ताकि अगर कभी भी हम हमारा मूड ठीक ना हो तो म्यूजिक बजाकर हम अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। और भी कई तरीके से म्यूजिक हमें हेल्प करता है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आता है? शिवम,
आचार्य जी। जी, तो शिवम सो गए क्या? छोड़िए। तो आप सभी ने बताया कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, तो मुझे लगता है आप सभी को कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो आनी चाहिए। अगर मतलब आप अनुकूलता ना हो तब अलग बात है, लेकिन अगर अनुकूलता हो तो आप सभी को इंस्ट्रूमेंट बजाने आने चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में कई रूप से हेल्प कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मैं आचार्य जी के घर पर गई थी, तो जैसे उनके भैया ने और मेरे पिताश्री ने जैसे ऐसे ही गाना शुरू कर दिया था, तो फिर पिंटू भैया ने हारमोनियम लाया और फिर वो भी बजाने लगे। तो आचार्य जी ने आपने देखा होगा कि कैसे बस एक हारमोनियम से और दो लोगों की आवाज से जो वाइब था, मतलब जो मूड था, वो कैसे इतना अच्छा हो गया। सब इतने अच्छे से सुन रहे थे और फील कर रहे थे। फिर और भी जो लोग थे वो भी साथ साथ में गा रहे थे। तो फिर पिंटू भैया ने एक बात बोली थी मेरे पिताश्री से कि आप इतना अच्छा गा लेते हैं तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट भी आना चाहिए। तो उसी उसी से मेरे पिताश्री आज बोल रहे थे कि मैं भी कीबोर्ड सीखूंगा। तो फिर वो भी आज थोड़ा थोड़ा सीखने लगे। उन्होंने सरगम जो है सारेगामापधनिसा ये पूरा अच्छे से कीबोर्ड पर बजाना सीख लिया है। फिर आज पूरा दिन वही प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्हें भी खुशी हो रही थी और मुझे भी हो रही थी कि वो कुछ नया सीख रहे हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत खुश भी कर सकता है और हमें अपने आप पर गर्व भी आता है कि जब मैं कुछ नया बजाती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने एक बहुत अच्छी चीज की है। अपने आप पर गर्व होता है। तो अगर आप सभी भी प्रयास कर सके तो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जरूर सीखें, ताकि भविष्य में ये आपके काम आ सके। ये एक स्किल के रूप में तो है ही, लेकिन और भी हमारे स्ट्रेस रिलीव या और भी बहुत चीजों में काम आता है। फिर अब मैं अंत में मैंने जो भी बोला मैं बस उसे कंक्लूड करना चाहती हूँ कि संगीत एक ऐसी चीज है जो हमारे मूड को रिफ्लेक्ट करती है। और आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। क्षमा कीजिए, वो स्क्रीन अचानक से काली हो गई। मैं कह रही थी कि संगीत एक ऐसी चीज है जो हम सभी पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ये न केवल एक एंटरटेनमेंट के रूप में, लेकिन हमारे दिमाग पर, हमारे हेल्थ पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और अगर हम कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट सीख सके तो हमारे जीवन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग टाइम नोट करेंगे। लगभग 19 मिनट हुए हैं, यदि रिकॉर्डिंग की बात करें तो। चलिए ठीक है। बिना देरी किए हम लोग समीक्षा की ओर बढ़ते हैं। शिवम, आप सुन पा रहे हैं? जी, हाँ। सभी को सारे आखिर का टॉपिक था आज का, संगीत का टॉपिक था, जो कि टॉपिक बहुत अच्छा था। आपने उसके प्रकार भी बताए थे कि क्लासिकल म्यूजिकल और हिप हॉप म्यूजिकल और पॉप। और आपका जो टाइम मैनेजमेंट था, जैसे कि आप तेज तेज ना ज्यादा बोल रही थी ना ज्यादा धीरे बोल रही थी, आप मेंटेन करके चल रही थी स्पीड। स्लो थोड़ा था लेकिन ठीक था।
और जब भी आप बीच बीच में रुक जाए थी तो आप क्षमा मांग रही थी, वो भी बहुत अच्छा लगा। बाकी सब ठीक था, आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे तो कोई गलती नहीं मिली बस। आशी बोलिए उन्हें कुछ। जी धन्यवाद। केवल धन्यवाद। वैसे कोई ना कोई तो होगी। चलिए ठीक है, पर शिवम की समीक्षा आज बहुत बढ़िया लगी। पहले से बहुत निखार आ रहा है अभी चीजों में। बहुत सुंदर शिवम, बहुत बढ़िया। वंशिका आप बोलिए बिटिया। जी, आशी आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना। जैसे कि हम कोई पढ़ना पे या कुछ ऐसी टॉपिक्स उठाते हैं, लेकिन आपने टॉपिक उठाया संगीत, सबसे अलग सबसे अच्छा, मतलब जिसमें इंटरेस्ट भी आया। मेरे को तो ज्यादा नॉलेज भी नहीं है इन सब चीजों की, लेकिन अ, मेरा सारा ध्यान आज यहीं पर ही था, इधर उधर नहीं था। और समझ में भी आया आपने क्या बोला। टॉपिक आज सच में अच्छा था। और आपने जो ये बोला कि जो संगीत है वो हमारे इमोशंस वगैरह फीलिंग्स प्रेजेंट करता है, वो भी चीज मुझे अच्छी लगी। और आपने टाइप्स बताए कि क्लासिकल होता है और पॉप होता है। ये टाइप्स भी, मुझे क्लासिकल तो पता था लेकिन और टाइप्स नहीं पते थे। और आपने ये भी बोला तुम्हारा। रिकॉर्ड हो रही है सब बातें। ये माइक बंद करके बोलना था। ऐसे थोड़ी बोला जाता है घर में। अरे वो दिमाग खराब कर दिया। समीक्षा की बैंड बजा दी है। जी, वो गलती से इमोजी वाले पे क्लिक हो गया। कोई बात नहीं, चलिए आप शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग आप थोड़ा सा कट कर दीजिएगा। ये नहीं होगी। अब ये तो ऐसा हो गया कि छप गई बस, अब तो इसे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ शुरू कीजिए बिटिया, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। और आपने ये भी बताया कि जो एक बीमारी भी होती है जिससे मतलब जो संगीत होता है उससे दूर हो जाती है, मतलब कि संगीत से वो ठीक हो जाती है। और आपने ये भी बताया जो हमारा मतलब जो तनाव होता है, अकेलापन होता है, हम बोर हो रहे होते हैं तो संगीत उसमें हमारी हेल्प करता है। और हमें मोटिवेशन भी देता है संगीत। और आपने ये भी बताया कि जैसे कि आजकल गाने चल रहे हैं उनके बारे में। और आपने बीच बीच में ये भी पूछा कि आपको इंस्ट्रूमेंट आता है कि नहीं आता है, या कुछ बहुत सारी चीजें पूछी आपने क्वेश्चंस। मैं तो नहीं पूछती हूँ, मुझे ये इससे ये भी पता चला है कि हाँ बीच बीच में मैं भी क्वेश्चन लाऊंगी। पर आपका जो टाइम मैनेजमेंट था वो भी बहुत अच्छा था, 20 मिनट्स। मैं तो बहुत ही कम बोल पाती हूँ। तो बस यही। जी धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आराध्या आप बोलिए बिटिया। जी नमस्ते सभी को। तो आशी, आपके टॉपिक से स्टार्ट करें। तो आपने जैसे सीरीज में जैसे हम सब चलते आ रहे थे कि हम सबके टॉपिक जो थे एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड थे, लेकिन आपने उस चैन को तोड़ा और एक न्यू टॉपिक और एक एकदम न्यू तरीके से जो हमारी लाइफ से भी रेलिवेंट है बहुत, उस तरीके का आप टॉपिक लाए। तो पहले तो टॉपिक की बहुत अच्छी बात है, म्यूजिक जिसके ऊपर कोई इतनी बात करता ही नहीं है। किसी को लगता ही नहीं है कि इसके ऊपर भी इतनी बात की जा सकती है या ये भी कोई बात करने लायक टॉपिक है। तो आराध्या, आपने इस तरीके का। जी। आराध्या क्षमा कीजिए, रोक रहा हूँ। समीक्षा करते हुए आप आराम से किया कीजिए, जल्दबाजी नहीं। कई बार मैं देखता हूँ इस हड़बड़ाहट में आपकी ना सांसें उखड़ने लगती हैं। तो समीक्षा आराम से कीजिए, धैर्य से, अभी बहुत टाइम है अभी तो। जब मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारा रहता है तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है, पर मैं क्षमा चाहूंगी। तो आप जैसे मैं बता रही थी कि
मैं क्या बता रही थी? मतलब टॉपिक लिया। हाँ जी, जैसे आपने हमारी लाइफ से एकदम जुड़ता हुआ भी और रिलेवेंट टॉपिक भी दिया, तो टॉपिक की बहुत अच्छी बात रही। फिर जैसे लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर इतनी बात नहीं की जा सकती, आपने तब भी उसके ऊपर इतनी देर बोला, वो भी बहुत अच्छा लगा। आपने हमें इसके बारे में बताया, इसकी क्वालिटीज बताई कि म्यूजिक की क्या क्वालिटी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि म्यूजिक मतलब म्यूजिक में करियर नहीं होते, या इसमें कुछ मतलब ऐसे सोचते हैं कि म्यूजिक को बस हम एक एंटरटेनमेंट की तरह ले सकते हैं, लेकिन एज अ करियर ऑप्शन हम इस तरीके से नहीं ले सकते। लेकिन आपने वो तरीका भी बताया, और उसको आपने एक मेडिसिन की तरह भी बताया कि म्यूजिक हमारे लिए एक मेडिसिन की तरह भी काम करता है, कि वो हमारा स्ट्रेस रिलीव कर देता है। तो आपने जिस तरीके से अपनी सारी बातें रखी वो बहुत ही अच्छी लगा। आपने टॉपिक की स्टार्टिंग ही बहुत अच्छे तरीके से करी, हमसे क्वेश्चन पूछ के करी, जो हमारी वो बनी हुई है एक चैन से कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपने उस तरीके से रखा, वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर लेकिन आज वैसे स्पीड तो आपकी हमेशा से ही बहुत अच्छी रहती है। आपका जो बोलने का जो स्टाइल रहता है, आप जिस तरीके से वर्ड का यूज करते हैं, हिंदी के शब्दों का जो आपका चयन रहता है, वो तो बस क्या ही बोलूं उसके बारे में, क्योंकि हिंदी मेरी इतनी वीक है। लेकिन जब आपसे मैं शब्द सुनती हूँ, आपसे, आचार्य जी से या वंशिका से, किसी से भी, जब भी मैं आपके न्यू न्यू वर्ड सुनती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ये भी शब्द है, हाँ इसका हम ये यूज कर सकते हैं, तो उससे मेरे को बहुत सीखने को मिलता है। तो आपके आज इन्हीं सब टॉपिक से वजह से मेरे को आज बहुत सारे हिंदी के शब्द पता चले। मतलब मैं सुन तो रखे होता है, लेकिन यूज नहीं, वही बात आ जाती है कि यूज नहीं करते डेली लाइफ में, इसलिए ज्यादा नॉलेज नहीं रहती। तो बहुत सारे वर्ड सीखे मैंने आज आपके टॉपिक से। फिर लेकिन आज ट्रेन आ रही होगी, है ना? वही समस्या आराध्या के साथ तो हमेशा से। तो मैंने आज आपके टॉपिक से बहुत सारे न्यू न्यू हिंदी के वर्ड सीखे। लेकिन आज बहुत बार ऐसा लगा, मतलब स्टार्टिंग में भी लगा था, बीच में भी लगा, और एंड में आते आते भी लगा था कि आप आज थोड़ा अनप्रिपेयर्ड है। ऐसे आपने टॉपिक रखने से पहले बोला भी था कि आज मेरे को थोड़ी नर्वसनेस सी हो रही है, लेकिन हमारे बीच में कैसी नर्वसनेस, हम तो सब गोलू ही हैं आपकी तरह ही। तो वैसे तो आपके आज ही आई है उस नर्वसनेस और वो अनप्रिपेयर्डनेस जो भी था, लेकिन और दिन नहीं होती। पर आशा यही रहेगी कि वो एक भी दिन ना आए, एक भी सेकंड के लिए ना आए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आपने इसके प्रकार भी बताए कि ये प्रकार होता है। फिर जो आपने वो के पॉप वाला पार्ट रखा कि आजकल ज्यादातर के पॉप ट्रेंड में चल रहा है, फिर आपने वो भी बताया कि गलत नहीं है सुनना, अगर उसका जब तक मतलब बेकार ना हो। तो यही बात मैं भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी गाना, जैसे गाना तो कोई सी भी लैंग्वेज में हो, अगर वो हमारे माइंड को टच कर रहा है, तो काहे का ही मीनिंग लेना। तो अगर जब तक मतलब अच्छा हो, मीनिंग बहुत डीप जा रहा हो, आपसे रूटेड हो, कनेक्टेड हो, तो फिर तो आपको वो गाना सुनना चाहिए, फिर वो किसी भी लैंग्वेज में हो। मैं यही कहना चाहूंगी, जिस लैंग्वेज में आप सुटेबल फील कर रहे हैं उसमें सुने। ऐसा नहीं है कि हिंदी बेकार है या मलयालम, उर्दू, तमिल ये सारे गाने बेकार हैं। मेरे को बहुत सारे पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं। तो जैसे उस्ताद नुसरत नुसरत फतेह अली खान जी हैं, उनकी इतनी सारी शेरो शायरी हैं, उन्होंने इतनी सारी कवालियां गा रखी हैं, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही कि म्यूजिक का कोई रिलीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, वो सबको कनेक्ट करता है। तो ये वाली सारी बात जो आपने अपना टॉपिक में रखी, बहुत ही कनेक्टेड थी। फिर आपने ये भी बताया कि म्यूजिक हमको क्योर करता है, हमारे स्ट्रेस को रिलीव करता है। आजकल बहुत सारी साइकोलॉजी डिसीज जो चल रही हैं, जो हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है, ऐसे देखने में नहीं लगती, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर माइंड में वो हमें बहुत ही खराब करती चली जाती है। तो म्यूजिक उन सबको भी ठीक करता है। तो मतलब इन शॉर्ट में कहूँ तो आपने जितनी भी बातें रखी, ये सारी हर एक इंसान रखना चाहता है, लेकिन वो म्यूजिक को फील करता है, जो म्यूजिक को बहुत पसंद करता है, उसके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए, क्या तू क्या बस दिन भर गाना ही सुनते रहते, तेरे पास और कुछ काम नहीं है, तो वो उनको बताना चाहे तो मतलब बता नहीं पाता। लेकिन आज अपने टॉपिक से रखी, और आई होप जो भी ये टॉपिक सुने, या जैसे हमने भी सुना, और मेरे साइड में बहुत सारे मेरे घर वाले बैठे थे, उन्होंने भी सुना, और ये वीडियो अपलोड होएगी तो और भी लोग सुनेंगे।
तो फील करें कि म्यूजिक बस एक सुनने की चीज नहीं है, वो एक फील करने की चीज है। फिर आपने अपने टॉपिक का एंड भी मतलब लास्ट में थोड़ा सा आया था कि अब जैसे आउट ऑफ थिंग्स हो गए, आउट ऑफ मतलब हमारा जस्ट जो भी सामग्री थी वो सब खत्म हो गई, लेकिन तब भी आपने वो कंक्लूजन से एंड कर दिया तो वो इतना बेकार नहीं लगा। बाकी आपका बहुत अच्छा था। धन्यवाद। जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। जो भी आपने पॉइंट्स बोले वो अनप्रिपेयर्ड के बारे में मुझे भी थोड़ा लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स बार-बार रिपीट कर रही थी, वो मूड वाला। मैंने वही शब्द इतनी बार रिपीट किया है, तो मैं अगली बार प्रयास करूँगी कि मैं और प्रिपेयर करके आऊँ, और मैं जो पॉइंट्स के शॉर्टेज हो रहे थे, वो भी मैं और ठीक करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। अरे प्रभु! जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो समीक्षाओं की समीक्षा करते हैं। सबसे पहले आराध्या से ही आरंभ करते हैं। आराध्या, अभी अंत में आपने एक शब्द बोला सामग्री। सामग्री ऐसा बोला ना? सामग्री नहीं होता, सामग्री होता है। बोलिए। सामग्री। सामग्री नहीं, सामग्री। सामग्री। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और बताइए, नुसरत फतेह अली खान जी ने क्या क्या गा रखे हैं? शेरो शायरियां और ग्वालियाँ। कुआलियां नहीं होता, कव्वालियां होता है, कव्वालियां। कव्वालियाँ। हाँ। कव्वालियाँ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। तो आराध्या, आपका भी कुछ मैंने नोट किया था अभी। हाँ, याद आ गया। जिस समय मैंने आपको टोका था कि आप अपनी गति कम कीजिए, तो एक बात ध्यान रखना चाहिए। आपको याद होगा कि एक बार मैं दिल्ली से लौट रहा था और उस दिन आपने मुझे को फंसा दिया था कि आज आपका दिन है और आप बोलिए इस विषय पर। तो जब मैं उस विषय पर बोल रहा था तो बीच में बहुत सारे डिस्टरबेंस हुए थे, बीच में कॉल आ रहे थे, है ना? बहुत जरूरी था, किसी बच्चे को रास्ते से लेना था, गाड़ी में बिठाना था, तो उसके लिए बार बार फोन आ रहे थे। लगभग 4 या 5 बार तक वो बीच में ऐसा ऐसे बाधाएं आई। लेकिन आपने मेरी प्रशंसा में एक बात कही थी कि इतनी बाधाएं आने पर भी मैं टॉपिक से हटता नहीं था। जहां टॉपिक को खत्म करता था, फिर जैसे ही कक्षा में जुड़ता फिर वहीं से शुरू करता। आराध्य, जैसे ही मैंने आपको टोका कि आपकी गति बहुत ज्यादा है, आप हांफने लगते हैं कई बार, सच में होता है ऐसा, तो इसको ठीक कीजिए। और आप वहां रुके, लेकिन जैसे ही आपने कंटिन्यू किया तो आप ये भूल गए थे कि आप थे कहाँ, आप बोल कहाँ रहे थे, है ना? तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस विषय पर पब्लिकली बोल रहे हों, विशेषकर किसी बड़े मंच पर हों, छोटे मंच पर भी हों, हमारा छोटा ही मंच है ये, लेकिन फिर भी जब हम पब्लिकली हैं, कहीं भी पब्लिक डोमेन में हैं, तो हमको अचानक से कोई बाधा आन पड़े, हमारे सामने कोई अचानक से कोई ऐसी समस्या आ जाए कि हमको अपना व्याख्यान कुछ समय के लिए रोकना पड़ गया, तो हम ये ना भूले कि हम थे कहाँ। ये दर्शकों से ना पूछना पड़े, श्रोताओं से ना पूछना पड़े कि मैं कहाँ थी, मैं कहाँ बोल रही थी, एक बार याद दिलाइए। हाँ, कई बार हो जाता है, बाई चांस ऐसा पूछना पड़ जाता है हम कहाँ थे, कहाँ चल रहा था। लेकिन फिर भी एक सावधानी, एकाग्रता रहनी चाहिए ताकि दर्शकों पर एक प्रभाव पड़े, श्रोताओं पर एक प्रभाव पड़े कि हाँ, ये बंदा या ये बंदी जो है ये कनेक्टेड है अपने टॉपिक से। ठीक है भाई, इस पर काम कीजिएगा। और मैंने जिस बात के लिए टोका, उस बात पे आपने कोई विशेष काम किया नहीं आराध्या। अभी भी गति वही है। एक तो आपकी उम्र का मामला ऐसा है कि जिस उम्र में आप हैं उसमें ये होता ही है। पर फिर भी मैं कहूंगा, आराध्य, सबसे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है इस चीज पे। बहुत तेज बोलना, क्योंकि आपके पास ना कंटेंट इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा आप चीजें तैयार कर लेते हैं बहुत कम समय में कि उसको जल्दी जल्दी बस ऐसा होता है ना कि उगलना है भीतर से। मेरे भीतर तो बहुत कुछ है, उसको जल्दी जल्दी कैसे उगल दूं, वोमेट करूं उसका। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? क्यों आराध्या?
जी, बात सही है। हाँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बात ऐसी ही लगती है वहां पे मुझे देखने में। आप बहुत जल्दी जल्दी, और कई बार तो समीक्षा करने में बिल्कुल वो मुझको स्पष्ट महसूस होता है, हाँफने जैसी स्थिति बनती है। और वो होता भी है, जब कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी बोलेगा, जल्दी से अपना विषय रखेगा, तो सांस पूरा आता नहीं है, अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, उतनी पहुंचती नहीं है, तो फिर एक तंत्र हमारा ऐसा है, सिस्टम ऐसा है कि वो जल्दी से ऑक्सीजन को खींचेगा, और ये जल्दी खींचने जल्दी निकालने की प्रक्रिया में ये हाँफने जैसी स्थिति बनती है। तो ये तो सामान्य बात है, पर इस पर काम कीजिएगा, आराम से बोलें, रुक कर बोलें, हर वाक्य को खत्म करने के बाद रुकें। ये आपकी समीक्षा की समीक्षा है। और आगे के लिए एक सावधानी है कि जब आप टॉपिक रखेंगे उस समय तो स्पेशली ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि उस समय भी बहुत आपसे ये लफड़ा होता है, ये गलतियां होती हैं, क्योंकि टॉपिक आपका इतना खतरनाक लेवल पे जाता है कि बहुत बोलते चले जाते हैं, बहुत बोलते चले जाते हैं, यानी इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है आपके पास, सुनने वाले के पास, कि वो किसको रखे, किसको डाइजेस्ट करे, ये इसमें दिक्कतें सुनने वालों को भी आती हैं। तो आराध्या, इस चीज पर बहुत बढ़िया काम करना है। लेकिन आपकी समीक्षा में सबसे सुंदर बात ये लगती है कि आप बड़ी मैच्योरिटी के साथ, एक सीनियर के नाते से, आप बहुत बढ़िया समीक्षा करते हैं सब लोगों के मुकाबले में। यानी मुझे कई बार आपसे जलन जैसी होती है, ईर्ष्या जैसी होती है, कि आराध्या इतनी सुंदर समीक्षाओं के लिए जो बिंदु ढूंढती हैं, चयन करती हैं, बड़ी बारीकी से एक एक चीज पर ध्यान देती हैं, वो अद्भुत है, कमाल है। और उसको लेकर मैं आप सबसे एक बात और कहूंगा, आराध्या को तो विशेष कहूंगा, यहीं पर ध्यान से सुनिए सभी लोग। मेरा मन कई बार ये होता है कि अभी तो यहाँ हम 5-6 लोग हैं। कितने हैं? दो दो, कितने हैं हम लोग? 5 लोग हैं शायद। पाँच। हाँ, 5 हैं। हम 5 लोगों में आप बोल रहे हैं, यानी आप बोले तो 4 लोगों के सामने बोलना है। तो कई बार मेरा मन ऐसा होता है कि आपको ना बड़े मंच पे उतारा जाए, और कोई ये ना समझे कि इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं आपको महान बना देना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ा वक्ता बना देना चाहता हूँ, स्पीकर बनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है मेरा उद्देश्य। पर मेरे मन में ऐसा चलता रहता है कि कभी एक बड़ी कक्षा रखी जाए जिसमें कम से कम 40, 50, 60 लोग हों, और आप वहाँ कोई टॉपिक तैयार करके बोलें उनके सामने। तो आराध्या, मुझे सबसे ज्यादा अपेक्षा आपसे रहती है, सबसे ज्यादा निगाहें आप पर टिकी हैं इस मामले में, कि जब कभी एक निश्चित करेंगे उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे और आप टॉपिक रखेंगे। अब आप सोच लीजिए आप कितने प्रिपेयर हैं उसके लिए। आप गति को कैसे कम करेंगे, हांफना कम कैसे करेंगे, अपनी बहुत सारा कंटेंट एक साथ उतार देने की जो असंयम वाली स्थिति है, अनियंत्रण वाली स्थिति है, उस पर कैसे काम करेंगे। और मैं उतार सकता हूँ कभी भी। पहले तो ये होता है कि मैं आपको एक पहले से बता दूं, सूचना दे दूं कि हाँ, एक दिन बड़ी कक्षा रखेंगे और आराध्या को उसमें बोलना है। एक है कि सीधा एक झटके में लोग आए और बस आराध्या को बोलना है, या एक दिन पहले सूचना दी कि आराध्या कल आपको एक टॉपिक पे बोलना है और आपके सामने 50-60 लोग होंगे। अब आप चुन लीजिए आपको क्या करना है। जैसे क्लास में बोलते हैं वैसे फिर यहाँ बोलिएगा। तो मैं तो हमेशा आपके लिए बड़ा प्रशंसक रहा हूँ कि आपकी बातों में, आपके लहजे में जो एक परिपक्वता दिखती है ना, मैच्योरिटी दिखती है, वो तो बहुत शानदार है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। बाकी 2-3 चीजें जो है ना, आप इस पर विशेष काम कीजिएगा। ठीक है आराध्या? जी आचार्य जी। ठीक है बेटा। आगे वंशिका। वंशिका, मैं जानता हूँ आपके साथ वहाँ घर में कुछ बहुत ज्यादा शोर जैसी स्थितियां हैं, यानी प्रतिकूलताएं हैं, इसलिए कई बार आप बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे पाते। नहीं तो समीक्षा आपकी बहुत प्यारी होती है, यानी बहुत सुंदर लहजे में, बहुत विनम्रता से। आराध्या का भी विनम्रता वाला ही है मामला, लेकिन आपकी विनम्रता और भी प्यारी है, बहुत सुंदर है। सामने वाले को बिना बुरा लगे आप कड़वी बातें भी कई बार बोल देते हैं, यानी बुरा भी ना लगे, और एक जो वास्तव में बोला जाना चाहिए आप उसको खुल के बोल देते हैं। आराध्या भी वैसे ही करती हैं, लेकिन आपका इस पे बहुत अच्छा है।
और एक जो गलती आपसे आज हुई, उसको लेकर आप बहुत परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये सबके घरों की स्थितियां हैं। हमारे यहाँ भी हैं, मेरे साथ भी हैं। कितनी बार मेरा भी माइक बंद होता है और मैं यहाँ वैदिक को डांट रहा हूँ, या घर में कुछ हो गया तो वहाँ बहुत जोर से बोलना पड़ गया। तो उसको लेके परेशान मत होइएगा, रिकॉर्डिंग में ये बात ऐसे ही जाएगी। मैं कट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पास ऐसा रिकॉर्डिंग में एडिट करने का ऑप्शन है भी नहीं कि मैं उतने अंश को निकाल पाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, गलती है तो है, इसमें ऐसा क्या होता है सबसे। आप यकीन नहीं करेंगे वंशिका, एक बार की बात है, दोपहर की कक्षा चल रही थी योग दर्शन की, बहुत सारे लोग थे उसमें। और मेरे पिताजी आए बाहर से। अब पता है सबको कक्षा चलती है इस समय तो ना टोके। अब आके वो बार बार मतलब कुछ बोलने लगे, और वो इतने दिनों से कक्षाएं चल रही हैं, वो बस एक बार बोले हैं। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में भी क्या था, क्या चीज थी। अब मैं थोड़ा सा जोर से बोल गया, मैंने कहा क्या है फालतू में कुछ ऐसा करके बोल दिया। अब ये बात रिकॉर्ड हो गई कक्षा में। सच में रिकॉर्ड हो गई, अपलोड हो गई। अब उस पे एक माताजी ने ध्यान दे लिया, इंडोनेशिया में वो माताजी रहती हैं। उन्होंने उसी बात को कोट करके बाद में क्लास में, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी, उन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप पर मुझे बताया कि आपका ये बिहेवियर ठीक नहीं था। अब एक तो बात यह है कि मैं माताजी को भी वैसा ही बोल देता कि क्या जरूरत पड़ी आपको इन सब पे ध्यान देने की। लेकिन नहीं, जब कोई हमको हमारी गलतियां बताता है तो विनम्रता से स्वीकार करके उसमें सुधार करना चाहिए। और मैंने माताजी की बात को स्वीकार तुरंत किया। मैंने कहा हाँ माताजी, सच में मेरी गलती थी, मुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं, और पर्सनली भी बिल्कुल नहीं। अब हो गई गलती और वो रिकॉर्ड हो गई, आज भी रिकॉर्ड है वो है कक्षाओं में। ये तो मुझे ध्यान नहीं कहाँ है, शायद 25-30 कुछ ऐसी कक्षा रही होगी वो। अब तो 180 से ज़्यादा हो गई उसमें, और 36 कक्षाएं ये हो गई हैं यहाँ पे। तो इतनी कक्षाओं में ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो रिकॉर्डेड है। कितने लोगों ने सुनी होगी, हालांकि कह नहीं पाए होंगे बहुत सारे लोग। केवल एक माता जी ने उसका मुझको ध्यान दिलाया। लेकिन मैं इन बातों को सामान्य लेके चलता हूँ कि ये जीवन का हिस्सा है। अब मजे की बात देखिए, संयोग देखिए वंशिका, आज ही ऐसा हुआ कि मैं कक्षा ले रहा हूँ और चौधरी साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं कक्षा में। जब वो प्रश्न पूछ रहे थे, उन्होंने अपना प्रश्न पूछ दिया, मैंने लगभग एक चौथाई उत्तर दे दिया था उनको। जब मैं उत्तर दे रहा हूँ तो मेरी माँ यही खिड़की पर से आके खिड़की को बजाने लगी हल्का हल्का। अब बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है उस कक्षा में, एकाग्रता टूटी तो विषय टूट जाता है वहां से। अब कोई आके दरवाजा खटखटाए, कई बार भैया चिल्लाने लगते हैं बाहर से, वैदिक दरवाजे को खटखटाने लगते हैं, बाहर डीजे बजने लगता है, चारा कटने लगा नीचे, इतनी सारी डिस्टरबेंस उस समय होते हैं मेरे साथ। अब माँ आई आज, लेकिन आज मैं बड़ा सहज था। मैंने क्लास रोक दी सबके सामने, माइक भी खुला था। मैं गया, मैंने कहा माँ क्या हुआ। तो माँ कहने लगी क्लास में आवाज ही नहीं आ रही। मैंने कहा लेफ्ट हो गई, आप गलती से दब गया होगा लाल वाला बटन। तो मैंने कहा लेके आओ जल्दी। मैं इधर बोलने लगा, माँ इतने में आ गई, एक डिस्टरबेंस फिर। अब उनको क्लास में जोड़ा, फोन उनको वापस पकड़ाया, फिर क्लास दोबारा से शुरू की। ये बातें सब रिकॉर्ड हो गई आज की कक्षा में भी। लेकिन हो गई हो गई। आज तो मेरा कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं था, लेकिन बढ़िया बिहेव था आज का, अच्छा था। इसलिए वंशिका इस बात को लेकर चिंता ना करें, पर ये भी नहीं कि ये होती रहनी चाहिए गलतियां। ये नहीं, सुधार करना है। थोड़ा सहज रहें ऐसे समय में कि पीछे से डिस्टर्ब किया जाएगा हमको, बाधाएं होंगी, लेकिन हम उस समय भी कैसे एक सहज स्थिति में रहें, अपने आप में कंट्रोल्ड रहें, इसके लिए प्रयास करना है। बाकी आपकी समीक्षा तो हमेशा की तरह बहुत प्यारी है, आपने बहुत अच्छे से आशी को बताया। आज की समीक्षा में आपने कमजोरियां नहीं बताई, इनको कमियां नहीं बताई थी, जो कि बतानी चाहिए। अपने साथी को आगे बढ़ाने के लिए बताना चाहिए कि हाँ हमारी ये कमियां हैं, कमजोरियां हैं। ठीक है वंशिका। जी। हम्म, ठीक है। और शिवम, आपसे जितनी अपेक्षाएं होती हैं, आज उन सब अपेक्षाओं का आपने बहुत अच्छे से पालन किया है, बहुत बढ़िया। यानी पहले की तुलना में आपने आज की समीक्षा बहुत बढ़िया रखी शिवम, बहुत सुंदर है। पर मैं हमेशा की तरह कहूंगा कि थोड़ा समय लगाया कीजिए और बोला कीजिए।
आपकी समीक्षा 1 मिनट की भी नहीं होती, कम से कम कोशिश कीजिए 2 मिनट तो आप समीक्षा करें। बाकी आपकी शैली बहुत प्यारी रहती है, हमेशा बहुत प्यार से आप बातों को रखते हैं। और जो भी होता है स्पष्ट बोल देते हैं। तो कमियों को भी देखा कीजिए। जब तक हम कमी नहीं देखेंगे, तब तक हम भी प्रयास नहीं कर पाएंगे कि हमारी क्या कमियां हो सकती हैं। तो शिवम, थोड़ा सा समीक्षा पे और काम कीजिए बढ़िया से। यहाँ से आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जब आप अपना टॉपिक रखेंगे तो आप भी किन किन चीजों का ध्यान रखें। ध्यान रखेंगे शिवम? जी। हाँ, ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो आज के मुख्य किरदार जो हैं अब उनकी समीक्षा। आशी, आपका टॉपिक एकदम लीक से हटकर था। लीक का मतलब होता है रास्ता। जिस रास्ते पर हम सब लोग अभी तक चल रहे थे, आपने वहां से हट करके एक नई लीक बनाई, नया रास्ता बनाया और उसमें एक नया टॉपिक लाए, संगीत। बहुत प्यारा टॉपिक है। और बोलने में लगभग 19 मिनट लिए। 19 से थोड़ा कम मान लें तो मोटा मोटा 18 मिनट आपने लिए। एक सही समय है। एक एवरेज समय आपने लिया, एवरेज टाइम लिया। इतना सही है। 25-30 मिनट तक भी जाएगा, बहुत बढ़िया है। तो जितना मैंने कह रखा है कि कम से कम 18, 19, 20 से लेकर के 30 मिनट तक आप बोल सकते हैं, तो आपने उसमें एक बहुत अच्छा समय लिया, बहुत सुंदर। शुरुआत बहुत बढ़िया थी, प्रश्न पूछने के साथ। बीच बीच में आप प्रश्न पूछते रहे। ये शैली बहुत कमाल की है, बहुत बढ़िया है, जो वंशिका कई बार नहीं कर पाती। वंशिका को इस पे थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। आराध्या भी शुरू में पूछती हैं, बीच में जाकर के ये मामला कमजोर पड़ जाता है। हम कनेक्टेड रखें लोगों को, तो उसमें आशी ने आज बहुत बेहतर किया, प्रश्न पूछते रहे। गति बहुत प्यारी थी। यानी जिस गति को लेकर के मैं हमेशा आप सबसे कहता हूँ, शिवम तो इसमें बहुत अच्छे हैं हमेशा से ही। तो आशी ने इस पर बहुत बढ़िया काम किया है। गति ठीक है, यही गति अच्छी है। समय के साथ साथ इस पर और नियंत्रण आ जाएगा, ये तो मुझे अपेक्षा रहती ही है। आशी को लेकर जिस चीज को हमेशा एक मैं प्लस पॉइंट मानता हूँ, वो ये है कि अपनी बातचीत करते समय, वक्तव्य देते समय, ये जो अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों का चयन करती हैं, वो बहुत कमाल का होता है, बहुत प्यारा। आराध्या ने भी इस ओर हाईलाइट किया कि वो इनसे सीखती हैं। तो मुझे इसमें आराध्या की एक बात बहुत बढ़िया लगती है कि सीनियर होने के नाते, बड़ा होने के नाते वो सीखते हैं छोटों से। उनकी एक शैली हमेशा विद्यार्थियों वाली रहती है कि हाँ, मैंने आपसे सीखा। नहीं तो सीनियर जो लोग जो होते हैं, वरिष्ठ जो होते हैं, एक अकड़ होती है कि अरे हम क्यों सीखें आपसे, आप हमें सिखाओगे, ऐसा एक मूड बना रहता है। लेकिन आराध्या बहुत विनम्र है इस मामले में। तो यहाँ से उन्होंने इस शैली को सीखा। और एक सबसे बढ़िया बात है कि आराध्या ने ये भी कहा कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी भाषा में हिंदी के अच्छे शब्दों का प्रयोग करूं। तो आराध्या, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ जल्दी से, फिर हम भूल जाते हैं। कोशिश करें, पता है, किसी भी भाषा के अच्छे शब्दों को हम अपनी भाषा में कैसे लेके आए, अपनी बातचीत में कैसे लेके आए। उसका सबसे सुंदर तरीका होता है कि इसको हम अपनी मानसिक भाषा में प्रयोग करें। यानी अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें। बाहर तो एक्सप्रेशन में हम तब उन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तब करेंगे। लेकिन पता है, भाषा अधिकतर कहाँ तैयार होती है? वो मन में तैयार होती है, विचारों में। हम सोचें उसी भाषा में, उसी भाषा भाषा के शब्दों का विचार बार बार करें, उन शब्दों का बार बार प्रयोग मन में करें, तब उसका एक एक्सप्रेशन बन पाता है। एक हमारे आचार्य प्रदीप जी हैं, वो संस्कृत को लेके इतने ही सहज हैं जितने हम हिंदी को लेकर के हैं। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो संस्कृत में ऐसे ही बात करते हैं, धूमधाम से, बहुत बढ़िया से। एकदम धारा प्रवाह संस्कृत होती है। तो वो एक बात कहते हैं कि मैं सोचता भी संस्कृत में ही हूँ, और मुख्य रूप से तो मेरे जीवन में संस्कृत आई ही इस तरह से है क्योंकि मैं संस्कृत में ही सोचता हूँ। मैं हिंदी में सोचता ही नहीं, ना मैं किसी और भाषा में सोचता हूँ। तो आराध्या, यदि इन अच्छे शब्दों को जीवन में लेके आना है, व्यवहार में, वाणी में, वक्तव्य में, या प्रवचनों में, बोलने में, अपने वक्तृत्व में, तो क्या करना पड़ेगा? जब आप थिंकिंग प्रोसेस में हैं, तो इन शब्दों को वहां ऐड कीजिए, वहां जोड़िए, तो बाहर तो वो खुद आ जाएंगे फिर। ठीक है। तो आशी, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया शब्द ढूंढते रहें, काम करते रहें,
बाकी सब लोग भी, वंशिका और शिवम भी, ऐसे शब्दों को नोट करें बीच बीच में और उनका जीवन में प्रयोग करें, बोलने में प्रयोग करें। और आशी का एक बहुत अच्छा ये भी लगा कि खुद के उदाहरण दिए। कई सारे उदाहरणों में उन्होंने खुद के उदाहरण रखे, यानी उन्होंने अपना बताया कि वो खुद इंस्ट्रूमेंट का यूज करती हैं, जिसमें वो कीबोर्ड होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, उसको वो बजाना जानती हैं बहुत बढ़िया से। तो किसी विषय पर जब हम बोल रहे हैं और हमारा खुद का उदाहरण हो, हमारी खुद का अचीवमेंट हो, उपलब्धियां हो, तो हमारी बात में वजन आता है, हमारी बात ठोस होती है, लोग फिर उसको सुनना पसंद करते हैं। और एक बहुत सुंदर उदाहरण ताजा रखा पिंटू भैया का और उनके पिताश्री का, कि अभी हाल ही में उन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट को लेकर के एक सकारात्मक रवैया अपनाया कि हाँ सीखेंगे यहाँ से। तो ऐसे ही उदाहरण हमको ढूंढने होते हैं हाल ही में जो चल रहे हैं, करंट में कोई बात है, अभी अभी कोई घटना घटी, तो ऐसे उदाहरण जब हम रखते हैं ना, तो लोगों को हमसे कनेक्ट होने में मजा आता है, हमारी बातचीत प्रभावी और रोचक बनती है, इंटरेस्ट बनता है उसमें। तो ऐसे उदाहरण हमको रखने चाहिए। और आशी की हमेशा बात में एक विनम्रता होती है, शालीनता, एक धारा प्रवाह जैसा रहता है, ये तो सब अच्छी चीजें हैं। तो आशी, आपकी समीक्षा में अभी मैंने अच्छी अच्छी बातें बोली, है ना? खुश हो गए होंगे आप भी कि आज देखो मैंने कितना बढ़िया किया है। तो अब कुछ नकारात्मक बिंदुओं पर आते हैं, जहां आपको बहुत काम करने की आवश्यकता है। आशी, पहले एक चीज का मतलब बताइए, पीयर पीयर प्रेशर क्या होता है? बताइए। जैसे जैसे जो हमारे साथ, अगर स्कूल में ले तो जो हमारे क्लासमेट्स या जो हमारे दोस्त हैं, उनसे अगर कंपटीशन में हम होते हैं, तो ऐसा कुछ, मान सकते हैं। मतलब उनसे किसी भी चीज पे हम प्रयास करते कि हम उनसे आगे रहे। अ, थोड़ा सा मान सकते हैं, पर पीयर प्रेशर कुछ और चीज है। आप कल याद दिलाइएगा, है ना, क्लास में, क्योंकि आज मैं इस बात को रखूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। पीयर प्रेशर बहुत खतरनाक चीज होती है, खतरनाक। कल आप लोग याद दिलाइएगा भी जरूर, जब हम कल नहीं परसों कक्षा में जोड़ेंगे तो। पीयर प्रेशर पर तो आप पर स्पेशली बात, आपसे स्पेशली बात करनी है सब लोगों से। चलिए, आपकी समीक्षा में एक और अगली बात बताता हूँ। वही जो आराध्या ने भी बोला, अनप्रिपेयर्ड वाला मामला था आज का, यानी तैयारी कमजोर थी, सच में कमजोर थी। मुझे जितनी आशाएं थीं कि संगीत को लेकर के आप बहुत बेहतर बोल सकते थे, बहुत बढ़िया तैयार करके ला सकते थे, उतना आया नहीं। कैसे? अगर आप संगीत का इतिहास रखते हमारे सामने कि संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई, हमारे इतिहास में संगीत का क्या महत्व रहा है, हमारे इतिहास में ऐसे कौन से लीजेंड्स लीजेंड्स रहे हैं, लेजेंड्स, हाँ लेजेंड्स सही है, यानी ऐसे महान संगीतकारों के नाम आप बोलते, उनके जीवन की घटनाएं बता देते। जैसे तानसेन के जीवन की आप घटना रख देते कि तानसेन जब संगीत बजाया करते थे, तो उनको संगीत की इतनी गहरी समझ थी, संगीत पर उनकी इतनी कमाल की पकड़ थी, कि जैसे एक राग दीपक होता है, दीपक राग बोलते हैं, कि वो उस राग को जब बजाते थे तो दीपक जलने लगते थे। मेघ राग ऐसा कुछ करके होता था, कि जब वो बजाते थे तो बारिश होने लगती थी। मतलब यकीन नहीं होता, लेकिन ऐसा बोला जाता है, ऐसी किंवदंतियां हैं, किंवदंतियां मतलब लोगों में ऐसी बातें चलती रहती हैं, ऐसा सुनते हैं हम कहानियों में, कथाओं में, पुस्तकों में। यानी संगीत पर तानसेन जैसा एक महान संगीतकार इतनी पकड़ रखता था कि संगीत के माध्यम से वो ऐसे कारनामे करता था कि वो एक विशेष संगीत बजाता, तो वनों में से हिरन आते थे निकल करके, केवल हिरन, बाकी प्राणी नहीं, केवल हिरन आएंगे। किसी विशेष संगीत से वो विशेष पशुओं को बुलाता, विशेष पक्षियों को बुलाता। यानी उसके संगीत में कुछ ऐसी अ, विशेषता थी, कुछ ऐसा गहरी पकड़ थी, कि उस संगीत के माध्यम से ही वो गहरा प्रभाव किसी विशेष प्रजाति पर, जाति पर, विशेष वस्तु पर छोड़ता था। पत्थर पिघल जाते थे। पत्थर कैसे पिघलते होंगे पता नहीं, यकीन नहीं होता हमको भी, लेकिन
संगीत में इतनी ताकत होती है और ऐसे-ऐसे संगीतकार हमारे देश में रहे हैं। संगीत से संबंधित लोगों ने कितने बड़े काम किए हैं, कितनी महान-महान उनकी उपलब्धियाँ रही हैं। आप कम से कम 2-3 लोगों के भी नाम गिनवा देते ना, तो कमाल हो जाता। जब आप कुछ गायकों का ज़िक्र कर रहे थे, तो उसमें कुछ बड़े गायकों के कुछ उदाहरण रख देते। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी या कोई भी जिनको आप बहुत बेहतर मानते हैं। चाहे वो शास्त्रीय संगीत के अलावा बाकी पॉप, हिप हॉप या जिसमें भी महारत हासिल किए हुए हैं, उनके उदाहरण कहीं से ढूँढ के लाते। क्योंकि बेटा एक बात का ध्यान रखें, जब हम अपनी बात रख रहे हों, उसमें जितने ज़्यादा उदाहरण रखेंगे, कहानियाँ रखेंगे, घटनाएँ रखेंगे और विशेषकर चौंका देने वाली घटनाएँ, तो लोग हमारी बातचीत से जुड़ते हैं, मज़ा आता है उनको। जैसे आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, आशी सुनिए, ऐसे रखी जाती है, देखिए। अ, बचपन की बात है, मैं जब गाँव में था, तो हमको गाने सुनने का बहुत शौक था। अब कुछ उस समय फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, रेडियो होती थी, उसमें सेल डलते थे। तो खेत में रेडियो चला के रख दी, अब संगीत बज रहा है। तो उसमें पता है क्या होता था, जो आरजे होते थे, रेडियो जॉकी जो रेडियो में बोलते हैं, वो आकर के पुराने संगीतकारों के जीवन की कुछ रोचक घटनाएं सुनाते थे। तो उस समय उन्होंने एक बड़ी शानदार घटना सुनाई जो मुझे आज भी याद है, और मैं आप ही के जितना रहा हूँगा जब वो घटना मैंने सुनी थी। किशोर कुमार के जीवन की है। तो किशोर कुमार जब छोटे थे, तो पता है, आप आश्चर्यचकित होंगे इस बात को सुन करके कि वो बहुत लंबे समय तक, शायद 7, 8, 9, 10 वर्ष के रहे होंगे। उनको उनके मुख से आवाज ही नहीं आती थी, गूंगे थे, बिल्कुल गूंगे थे। वो बोलना चाहते थे, बोल नहीं पाते थे। कोई उनसे बात करे तो वो जवाब नहीं दे पाते थे। ऐसे थे किशोर कुमार बचपन में। एक दिन क्या हुआ कि वो घर में कुछ काम कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि वो ठोकर खा के गिरे या कुछ दुर्घटना हुई, और उनका हाथ एक हंसिया पे जा लगा। हंसिया यानी दरांती, दरांती जिससे हम चारा काटते हैं गाँव में, उस पे जाकर गिरे वो बहुत जोर से। उनका हाथ कट गया वहां से, हंसिया से, उस दरांती से हाथ कटा। उनको इतना दर्द हुआ, इतना भयंकर पीड़ा हुई, क्योंकि हाथ कटेगा तो बहुत दर्द होता है, खून निकला, हाथ घायल हो गया बुरी तरह से। जब वो हाथ घायल घायल हुआ उनका, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, भयंकर रोए। उनके रोने से उनके गले में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं ये, यानी अंदर जो एक तंत्र है कंठ में जो स्वर पैदा करता है, जो जैसे हम लोग भी बोल रहे हैं ना, तो हमारे कंठ में कुछ विशेष चीज है जो स्वर को निकालता है, ध्वनि को उत्पन्न करता है। वो उनका खुल गया वो रोने से उस दिन। इतनी सुंदर घटना उनके जीवन में हुई कि उस दिन से बोलना शुरू कर दिया। और आपको एक मजे की बात बताएं, किशोर कुमार मेरी नज़र में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं। मैं सैकड़ों सिंगर्स को सुनता हूँ, जानता हूँ, हजारों गाने मुझे यथावत याद हैं, यथावत, संगीत सहित। तब मैं कह रहा हूँ, इतना कुछ सुना मैंने अपने जीवन में, सैकड़ों संगीतकारों को सुना है, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं। उनमें अकेले किशोर कुमार ऐसे हैं जिन्होंने कहीं से सीखा ही नहीं। हजारों गाने उन्होंने अपने जीवन में गाए फिल्मों में, लेकिन कभी किसी सिंगर से, किसी गुरु से उन्होंने कभी नहीं सीखा था। कोई उनका गुरु ही नहीं था। हालांकि ये बात थोड़ी खराब लगती है कि गुरु कोई होगा ही नहीं, व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो सीखता ही है, लेकिन विधिवत उन्होंने कहीं किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी पर्सनल व्यक्ति से, किसी इंडिविजुअल से कभी कुछ नहीं सीखा। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो बचपन में गूंगा था, बोल ही नहीं पाता था, जीवन में एक घटना हुई कि बोलना शुरू किया, और एक स्थिति ऐसी कि वो दुनिया के या कहीं भारत के बॉलीवुड में सबसे सुंदर गीतकार बना, सबसे सुंदर गायक बने। वो आज भी जिनको याद किया जाता है, आज भी उनके गानों के लोग दीवाने हैं। उन्होंने कहीं से कुछ सीखा ही नहीं। उनके गाए हुए गानों को लोग आज कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते वैसा। उनके जैसा गाना चाहते हैं, लेकिन गा नहीं पाते वैसा। ऐसे महान संगीतकार हैं, ये संगीत की गहरी समझ वाले लोग करते हैं। तो आशी समझ में आ रही है बात कि कैसे हम अपने वक्तव्य में उदाहरणों को, कहानियों को, दृष्टांतों को रख सकते हैं और अपनी बातचीत को और रोचक बना सकते हैं। जी। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए। तो और भी अपने जीवन के उदाहरण रखें। अपने जीवन के रख देंगे ना तो और मजा आएगा इसमें। जैसे मैं बताऊं कि आपने एक बात रखी थी कि कोई व्यक्ति यदि
बहुत खुश है, प्रसन्न है, तो वो क्यों रोने धोने वाले गाने सुनेगा? ऐसा नहीं है। ये जो सैड सॉन्ग्स होते हैं ना, वो एक अलग बात है कि कोई व्यक्ति टूटा हुआ है, कोई व्यक्ति ब्रेकअप में है, या कोई जीवन में कोई छोड़ के चला गया, वियोग हो गया, तब सुन रहा है, वो एक अलग इमोशन होता है, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन ये जो सैड सॉन्ग्स है ना, इनका असली मजा तो जब व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है, तभी गहरी चीज समझ में आती है, सैड सॉन्ग को सुनने के बाद में। और मेरे साथ यही रहा है, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो मैं सैड सॉन्ग सुनता हूँ, और उस संगीत की जो समझ बनती है, जो मजा आता है, वो कहने के बाहर की बात है, हम कह भी नहीं सकते उसको। तो ऐसे अपनी बातों में और अपने उदाहरण दे करके कि हमने संगीत से ये सीखा, हमने जब से संगीत सीखना शुरू किया ये होता था हमारे साथ। आपको देखिए, मैं एक उदाहरण बताता हूँ, इससे आप और समझेंगे कि कैसे अपनी बात को और मजबूत बनाएं। जैसे मान लीजिए मैं खेत में जाता हूँ, काम करता हूँ, तो मान लीजिए मैं किसी काम को खेत में, मान लीजिए 8 बजे गए, और 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे मुझे काम करना है। वो काम 3 घंटे में निपट जाएगा। लेकिन जिस दिन मेरे कान में ईयरबड्स लगे हुए हैं और मेरी पसंद का संगीत चल रहा है, विशेषकर कुमार सानू के गाने हैं, कुमार सानू मुझे सबसे प्रिय हैं, और अभिजीत भट्टाचार्य है, तो ये दो लोग के गाने यदि मैं सुन रहा हूँ ना और काम कर रहा हूँ, 3 घंटे का काम 1.5 घंटे में हो जाएगा, पक्की बात है। और ये बात मैं ऐसे ही मजाकों में नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं कोई बहुत अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूँ, यानी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, सच में ऐसा कह रहा हूँ। संगीत हो, अपनी पसंद का हो, तो शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है, सच में। और मैं और मेरे भैया तो बड़े मजे में इस बात को कहते हैं कि अगर ये कुमार सानू ना होते, अलका याग्निक ना होती, उदित नारायण ना होते, अभिजीत भट्टाचार्य ना होते, तो हम अपने जो आज इतना काम कर पाते हैं खेतों में, या इतनी मेहनत के काम कर पाते हैं, हम शायद नहीं कर पाते। वो हंसी मजाक में ऐसा कहते हैं बड़े भैया। यानी संगीत को सुन करके हमारे भीतर वास्तव में ऊर्जा भरने लगती है, हमारे भीतर ऐसा कुछ होने लगता है कि जिससे शरीर की कार्य क्षमताएं बढ़ने लगती हैं, सच में बढ़ती हैं, अपनी पसंद का संगीत मिल जाए तो। इतना अद्भुत संगीत है। और आपने थेरेपी की बात की, थकान की बात की कि ये थकान दूर होती है, बहुत सारी बीमारियां तक दूर होती हैं। तो आशी, आपने ना एक क्लियर कट स्टेटमेंट दी, आराध्या ने भी उसको वैसे ही बोल के बता दिया, तो ठीक कीजिए इस चीज को। आपने कहा कि ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप ऐसा सीधे क्लेम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि बीमारियां ठीक हो जाती हैं, डिप्रेशन ठीक हो जाता है, आपने ऐसा बोला। अगर डिप्रेशन ठीक हो जाता ना, तो लोग संगीत सुन सुन के डिप्रेशन ठीक कर लेते। आप बोलें कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति यदि तनाव में है, तो यदि वो संगीत सुने तो उसके तनाव के कम होने के चांस रहते हैं, कम होने की संभावनाएं रहती हैं। वो अपने तनाव को कम कर सकता है, खत्म कर सकता है ऐसा नहीं, कम कर सकता है। और कई बार ये भी संभावनाएं रहती हैं कि हाँ, उसका तनाव दूर भी हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है, हो जाता है नहीं, हो सकता है। संभावनाएं हैं, आप श्योर नहीं कर सकते। हो सकता है बिल्कुल ऐसा, और होता भी है, लेकिन हो जाता है, यानी आप 100% कह रहे हैं इस बात को। हो सकता है, इसमें हो सकता है 9% हो सकता है, लेकिन 1-2% चीजें ऐसी हैं कि नहीं भी हो सकता। तो वाक्य में थोड़ा वाक्य की जो संरचनाएं हैं उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमको। बाकी प्रेरणा मिलती है, बहुत सारी चीजें आपने खुद ही बताई, यानी आपने बहुत सारे इनके उदाहरण रखे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आशी, बड़े ध्यान से समझेंगे। आपके ना वाक्य कुछ सपाट जैसे होते हैं, सपाट, यानी जैसे वाक्य को खत्म करना चाहिए आप वैसे करते नहीं हैं। अभी वहां बहुत काम करने की आवश्यकता है। आप एक बार कुछ बोल के बताइए आशी, मैं तभी बताऊंगा कि आपकी शैली कैसी है वाक्य को खत्म करने की, आप ठीक से खत्म नहीं करते। आप कुछ भी बात बोलिए। क्या बोलूं? यही बोलिए कि यदि जीवन में हमारे तनाव है और यदि हम संगीत को सुने, तो ये संभावना है कि काफी हद तक तनाव कम हो सकता है संगीत सुनने से। बोलिए।
यदि हमारे जीवन में तनाव है या अगर बोलिए बोलिए। यदि हमारे जीवन में तनाव है तो संगीत सुनने से वह कम हो सकता है। अब तो ठीक बोल दिया। लेकिन जिस समय आप बोलते हैं ना, आपके वाक्य जब जिस समय समाप्त करते हैं ना, तो एक वो प्रवाह होता ही नहीं कि वो सही तरीके से समाप्त हो आपका वाक्य। बताऊंगा मैं, जिस समय आप बोल रहे होंगे उसी समय रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब आप वैसे बोल नहीं पा रहे हैं, और इसको सुधरवाना बहुत मुश्किल होता है जब तक बिल्कुल वहीं तुरंत टोक करके तुरंत रोक करके ना सुधरवाया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको ध्यान रखूंगा और मैं कराऊंगा। और बाकी तो सब बहुत बढ़िया है। आज आपने बहुत अच्छे से अपने विषय को रखा ही है। थोड़ा पॉइंट्स लिख के रखेंगे पहले से, तो एक तो अटकेंगे नहीं। और मैंने हमेशा से कह रखा है, 5 6 7 टॉपिक लिख के रखिए। पॉइंट बना लिया कीजिए कि पॉइंट्स हों आपके पास, फिर उन पर आराम से धारा प्रवाह बात करें। थोड़ा रुका भी किया कीजिए, किसी वाक्य को बोल के थोड़ी देर रुक जाएंगे तो सामने वाले को थोड़ा पचाने के लिए समय भी मिलेगा। ये बात एक दिन आपने ही कही थी, शायद आराध्या के लिए ही बोली थी, हाँ, कि कुछ समय के लिए रुका भी कीजिए। आप लगातार बोले जा रहे हैं, पहली बात में क्या बोल दिया, पहले पॉइंट में क्या बोल दिया, इतने में हमको वो बीच में विचार विमर्श करने का, उस पर सोचने का उतना समय ही नहीं मिल पाता, और तुरंत आप अगली बात रख देते हैं एकदम से। तो बीच में हर वाक्य के बीच में थोड़ा गैप, और कभी बहुत गहरी बात बोल दी हो तो उस समय 2 3 4 5 मिनट का एक स्टॉप लें, जैसे मैं रुका अभी। मिनट, हैं? 2 3 4 5 मिनट। मैंने मिनट बोला, सॉरी, यदि मैंने मिनट बोला तो गलत है, सेकंड बोला था मैंने। तो इतने 2 3 4 5 सेकंड का एक स्टॉप लें, ताकि सामने वाले को एक अवसर मिले कि हाँ, बात बहुत गहरी बोली। और इतना समय काफी होता है सामने वाले को फिर से सोचने के लिए। तो बीच बीच में जो स्टॉप लिए जाते हैं ना, व्यक्ति जुड़ता है कि हाँ, कुछ गंभीर बात तो बोली होगी इन्होंने, तभी रुके हैं। तो फिर से एक रिकॉल करेगा, है ना, रिकॉल करने का अवसर मिले। और 2 3 4 5 सेकंड में ना अच्छे से रिकॉल हो जाता है। अब आप लगातार बोले जा रहे हैं, वाक्यों में गैप ही नहीं दे रहे हैं, तो व्यक्ति कहाँ से रिकॉल कर पाएगा। अच्छा, बाकी लोग सो रहे हैं क्या अभी? आराध्या, वंशिका और शिवम नहीं सो रहे? आराध्या, आप सो रहे हैं क्या? नहीं। नहीं सो रहे? चलिए ठीक है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी तो आप सब बहुत बढ़िया कर ही रहे हैं, सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आशी, आपके लिए तो खूब सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया मजेदार टॉपिक लेके आते रहें, पर तैयारी और बेहतर करके आएं, क्योंकि इतना लंबा समय मिला है आपको तैयारी करने के लिए। भारत भी भ्रमण के लिए आए हैं, आना जाना लगा रहा, तो यात्राओं में तो और व्यक्ति मजेदार कर सकता है। कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता कि अभी ये भी करना है वो भी करना है। हाँ, भागदौड़ रहती है, वो अलग बात है, पर इतने समय में तो बहुत कुछ तैयार किया जा सकता है, एक दिन लगता है। टॉपिक ही कल सोचा था। हाँ, यही तो खराब बात है, सच में खराब बात है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ जल्दी से, और फिर खत्म करते हैं आज की बात। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसको कहानियां लिखने का बहुत शौक था। ध्यान से सुनिए सभी लोग, सबके लिए है ये, आशी के लिए तो विशेष बात कह रहा हूँ अभी। तो एक लड़का था जिसको कहानियां लिखने का बहुत शौक था, इतनी सुंदर कहानियां लिखा करता था कि सब लोग उसकी कहानियों के कायल थे। कायल का मतलब, सब बड़े प्रभावित रहते थे और उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। बहुत कहानियां लिखता, जितनी कहानियां लिखे हर बार बहुत प्रशंसाएं मिलती, बहुत पुरस्कार उसको मिलते थे। एक दिन की बात है कि उसके स्कूल में एक कंपटीशन था, कहानी लिखने का ही। तो टीचर ने उसको बताया कि भाई देखो, आ, इतने दिन बाद, कुछ 10 15 दिन की बात रही होगी, या 1 महीने बाद, हाँ 1 महीने बाद कहा कि आपके स्कूल में कहानी लिखने का कंपटीशन है, तैयारी कर लो बढ़िया से, और फिर कहानी लिखनी है उस दिन। तो ये घर पे आ गया, इसकी बहन जो थी उसको बता दिया कि दीदी, ऐसा है कि
कहानी लिखने का कंपटीशन है, 1 महीना बचा है, सर आज ऐसा कह रहे थे। तो दीदी कहने लगी कि तो फिर तैयारी करो, उसकी लिखना अभी से एक ऐसा भीतर से प्रिपरेशन करके रखो, लिखते रहो, थोड़ा-थोड़ा कुछ तो लिखो जिससे कि 1 महीने में बढ़िया लिख सको। तुम्हारा नाम हो जाएगा, इस बार बहुत पुरस्कार मिलेगा, बहुत दूर-दूर के स्कूलों से लोग आ रहे हैं, कंपटीशन बड़ा है, काम करो इस पे। इसने कहा क्या दीदी फालतू में, अरे मेरा तो पहले से ही बहुत नाम है, मैं तो, आप 1 महीने की बात कर रही हैं, आप मुझे 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे में कहानी लिख के तैयार कर दूंगा, इसमें ऐसा क्या है। दीदी कहने लगी वो एक अलग बात है, तुम टैलेंटेड हो, बहुत होनहार हो, लेकिन फिर भी काम करते रहो, 1 महीना जब मिला है तो इस पे अभी से करो। ये बात को हल्के में ले गया, इसने उस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब धीरे-धीरे दिन बीतते गए, दीदी बीच-बीच में ध्यान दिलाती रहीं कि कहानी तैयार करते रहो, अब इतने दिन बचे हैं, अब 20 दिन बचे हैं, अब 19 बचे हैं, अब 15 दिन बचे हैं। ये मन में एक अकड़ थी, मन में एक अहंकार था, मन में ईगो जैसी भावना थी। कर लेंगे, इसमें ऐसा क्या है, हो जाएगा। मेरे भीतर तो बहुत टैलेंट है, मैं तो कर लूंगा, एक दिन चाहिए मुझे तो। मैं तो एक दिन पहले लिख लूंगा और अगले दिन जाके बस उसी कहानी को वहां लिख दूंगा, कहानी खत्म, आ जाएगा मेरा नंबर। मैं तो पहले से ही टॉपर हूँ इस मामले में, पहले से ही मेरे पास बहुत सारी ट्रॉफियां हैं। अब वो दिन नजदीक आ गया, अगले दिन लिखा जाना, अगले दिन कहानी वाला कंपटीशन है स्कूल में। दीदी कहने लगी कल कंपटीशन है, तैयार कर ली। कहा अरे क्या तैयार करनी, वो तो 2 घंटे का काम है, वो तो 1 घंटे का काम है, वहीं लिख दूंगा, ऐसा क्या है, मेरा तो इसमें बहुत मजबूत स्थिति है, बना लूंगा। दीदी ने फिर समझाया कि एक रात बची है, कुछ तो कर ले इसमें, कुछ तो कर ले। अब नहीं, कुछ नहीं, तो नहीं माना। अगले दिन स्कूल गए, कंपटीशन शुरू हुआ, बहुत सारे स्कूलों के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, सीधा वहां पहुंचे। अब जब तैयारी थी नहीं, बाकी लोग तैयारियां करके आए थे अच्छे से, बढ़िया से, ये अपनी उसी मड़क में थे, उसी अकड़ में थे कि हम तो लिख लेंगे। समय शुरू हुआ, कहानियां लिखी, कहानी इसने भी लिख दी, बाकियों ने भी लिखी, सबमिट की। जब रिजल्ट आया अगले दिन, इसका कहीं नाम नहीं था, कहीं भी नहीं, दूर दूर तक भी नहीं। एक होता है ना टॉप 10 में नाम होगा, कि टॉप 8 में होगा, टॉप 5 में होगा, कहीं नहीं था। मायूस होकर के घर आए, कहने लगे दीदी नंबर ही नहीं आया हमारा, तो क्या करें। तो दीदी अब समझा रही हैं, क्या कह रहे थे, 1 महीने से क्या भौंक रहे थे तुम्हारे पीछे, यही तो कह रहे थे कि तैयार कर लो, तैयार कर लो, कुछ तो तैयार करते। तैयार ही नहीं थे, तैयार ही नहीं थे। तुम्हें 1 दिन पहले समझाया, तुम्हें 10 दिन पहले समझाया, परीक्षा से ठीक पहले समझाया कि कुछ तो लिख लो, कुछ तो तैयार कर लो, पर तुम उसी अकड़ में थे कि कर लेंगे, ऐसा क्या है, हम तो महान हैं, हम तो देवता हैं, प्रेमचंद के बाद हमारा ही नाम आता है, अब कहानीकार इस दुनिया में बचे नहीं हैं, अब हम ही हैं महान। इसी ईगो में जीते रहे, और लो, झेलो, सीखो, अब यहाँ से करो। फिर उसको थोड़ा सा प्रेरित किया प्रेम से कि कोई बात नहीं, ये सबक है तुम्हारे लिए, ये तुम्हें सीखने के लिए एक शिक्षा जैसी है, झटका मिला है, एक ठोकर है, सीखो यहाँ से। आगे से जब भी कोई कंपटीशन हो, कि जीवन का कोई भी कंपटीशन हो, केवल कहानी लिखने की बात नहीं है, तैयारी करो, तैयारी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, खेल नहीं होता ये कि बस सीधे गए और फेल हो गए तो कोई बात नहीं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाओ तो तैयारी के साथ जाओ, ऐसे ही हथियार उठा के चल दोगे तो कोई भी पीट के भेज देगा वापस। इसलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए हर चीज की। तो ये कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई, ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। समझ रहे हैं बच्चों, ये कहानी मैंने बचपन में कहीं पढ़ी थी, किसी किताब में, क्योंकि किताबें पढ़ने का मुझे बचपन से शौक था। तब पढ़ी थी ये कहानी मैंने, और आज तक याद है ये कहानी मुझे। शायद 7वीं या 8वीं कक्षा में मैं होऊंगा उस समय, तब पढ़ी थी, क्योंकि मैं स्कूल में जाता था, यही गांव का मंदिर वाला स्कूल था, और कोई किताब मेरे हाथ लगी थी, और बिल्कुल एक वैसी ही घटना मेरे जीवन में भी उस समय हुई थी, जहां मैं बिना तैयारी के गया था। और मजे की बात, बिल्कुल वैसी ही कहानी मेरे साथ घटित हुई, जब मैंने बिना तैयारी के मैंने वो एक कंपटीशन स्कूल में दिया था, और मैं भी वहां हार गया था, सच में बिल्कुल मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। तो बच्चों आपके लिए सीख है, सबक है। आराध्या भी कई बार ऐसा ही करके आती हैं,
ठीक 1 दिन पहले तैयार करेंगी। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको तैयारी इस इस चीज़ के लिए तैयारी करने की वैसी ज़रूरत नहीं है कि आप सीधा कॉपी पेन कंप्यूटर खोल करके बैठे हैं या फ़ोन खोल करके बैठे हैं। आप चलते फिरते आते जाते स्कूल में आ रहे हैं कहीं भी हैं, पूरा सप्ताह मिलता है आपको तैयारी करने के लिए। शनिवार में बोलना है और इस पे कोई ऐसा स्पेशल नोट भी नहीं बनाने, बना लीजिए 1 पेज का नोट आराम से। एक दिन में भी एक टॉपिक भी एक पॉइंट भी आपने लिखा तो पूरे सप्ताह भर में खूब बढ़िया से आप अच्छे अच्छे पॉइंट लिख लेंगे, की पॉइंट्स लिख लेंगे। तो तैयारी मानसिक होनी चाहिए हमारी, जो मन में चले। चलिए, प्रवचन समाप्त। आप सबके लिए भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आज जो आप छोटे से मंच पर इतना सुंदर बोल रहे हैं, बड़े अच्छे प्रयास करके लेके आते हैं, एक दूसरे की बहुत सुंदर समीक्षाएं करके उत्साह बढ़ाते हैं। ये चीजें जीवन में बहुत काम आने वाली हैं बच्चों आपके। आपको किसी दिन बड़े मंच पे उतारा जाएगा, मैं ही उतारूंगा या कोई भी उतारेंगे, आपके टीचर हैं स्कूल के। तो आप घबराइएगा मत, उसके लिए भी तैयार रहिएगा, मैं कभी भी उतार सकता हूँ आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। सागर नमस्ते, प्रणाम, बोई बोई। आशी थैंक यू तो बोल दीजिए, रिकॉर्डिंग में जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद इन हिंदी। आपका ढेर सारा धन्यवाद इन वंशिका स्टाइल। ठीक है, स्वागतम।